हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT ज्योग्राफी क्लास 7 की MCQ। आज इसी क्रम में यहां पर आपका चैप्टर नंबर 5 है। यहां पर हम जल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में सम्मिलित है? वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। देखिए, सूर्य के ताप की वजह से क्या होता है? जल का वाष्पन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण के रूप में जानते हैं। इसके बाद ठंडा होने पर जलवाष्प जो है संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, तो यह क्रिया आपकी जो है संघनन कहलाती है। और यहां से जो ये संघनित बादल हैं, तो ये क्या करते हैं? वर्षण के रूपों में, जिसमें वर्षा शामिल है, हिम शामिल है, सहिमवृष्टि शामिल है, ऐसे करके धरती पर या समुद्र में ही हमें जल प्राप्त हो जाता है, तो ये वर्षण बोला जाता है। तो यहाँ पर ये सभी जो हैं, यानी ये सभी प्रक्रियाएं जल चक्र में सम्मिलित हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, यानी उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न है अब आपका, घर के छोटे पौधे रखने के कृत्रिम अहाते को क्या कहते हैं? वेधशाला, थलशाला, गौशाला, निर्माणशाला। देखिए, घर में हम लोग जो छोटे छोटे पौधे रखते हैं उस स्थान को थलशाला कहते हैं, और हमारी धरती भी एक विशाल थलशाला के समान है, तो यहां पर आपका आंसर होगा सेकंड का बी। तीसरा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है? पहला है, अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। सेकंड, महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। तो आप लोगों ने पढ़ाई है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। उसका कारण यह है कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल मौजूद है। हालांकि ये पूरा जल जो है पीने लायक नहीं है, इसमें से कुछ जल जो है अलवड़ वाला है। अलवड़ का मतलब क्या? जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां या किसी प्रकार के लवड़ नहीं घुले हुए हैं, तो ऐसे में नदी आ जाती है, ताल आ जाते हैं, सोते आ जाते हैं और हिमनद आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला कथन बिल्कुल सही है। वहीं महासागर और समुद्रों का जल जो है ये लवड़ी है, यानी इसमें लवड़ घुले हुए हैं और इसको हम पी नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका सी, 1 और 2 दोनों। चौथा प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से किसका सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। सागरी जल में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो सोडियम क्लोराइड का होता है, जिसे हम रासायनिक भाषा में NaCl और अपने घरेलू भाषा में खाने वाला नमक बोलते हैं। तो इसकी लवणता जो है, इसकी अधिकता जो है समुद्री जल में सबसे ज्यादा होती है, तो यहां पर चौथे का आंसर होगा आपका बी वाला। पांचवा प्रश्न है अब आपका, पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोतों में मौजूद जल की मात्रा के आधार पर इन स्रोतों को सही आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले सबसे कम से सबसे ज्यादा की ओर चलना है हमें। नदियां, नमकीन झीलें, भूमिगत जल, बर्फ छत्रक, महासागर। देखिए, मैं यहां पर सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, यहां भी मैं बता देता हूं किसमें कितनी मात्रा पाई जाती है। नदियों में आपकी संपूर्ण धरती पर जितना जल पाया जाता है उसकी 0.001% मात्रा पाई जाती है। ये आपकी नदियों की बात हो गई। फिर बात आ जाती है नमकीन झीलों की, तो नमकीन झीलों में जो मात्रा पाई जाती है वो 0.0009% मात्रा नमकीन झीलों में पाई जाती है। उसके बाद जो जल है, भूमिगत जल की बात कर लें तो भूमिगत जल जो है धरती पर 0.68% संपूर्ण धरती का जल, इसमें से इतना परसेंट जल जो है भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। बर्फ छत्रक की बात करें तो बर्फ छत्रक के रूप में हमारा 2% जल जो है वो बर्फ छत्रकों में हमारा विद्यमान है। महासागरों में सबसे ज्यादा है, यानी जल का सबसे ज्यादा प्रतिशत आपके महासागरों में मौजूद है। यहाँ पर 97.3% जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है। तो आई होप आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। सबसे कम जल कितना किसमें है? नदियों में है, यानी संपूर्ण धरती का सबसे कम जल नदियों में है। उसके बाद फिर नमकीन झीलों में आ जाता है, फिर आपकी भूमिगत जल में आ जाता है, यानी जिसे भौमजल बोलते हैं। उसके बाद बर्फ छत्रकों में मौजूद है और सबसे ज्यादा महासागरों में मौजूद है। तो यहाँ पर 5वें का सही आंसर है आपका ए वाला। छठवां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस सागर में पाई जाती है? बाल्टिक सागर में, श्याम सागर में, मृत सागर में, लाल सागर में। देखिए, श्याम सागर ब्लैक सी को बोल रहे हैं यहाँ पर, जो उज्बेकिस्तान और रसिया के बीच में पड़ता है, तो वही ब्लैक सी है। यहाँ पर इसको हिंदी में लिख दिया गया है श्याम सागर। लवणता जो है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, यानी 1000 ग्राम जल में जितनी नमक की मात्रा है उसको लवणता के रूप में काउंट किया जाता है। तो महासागर की जो औसत लवणता है वो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। वहीं बात कर लें इजराइल के डेड सी की, यानी जो मृत सागर है वो इजराइल में पाया जाता है।
मैं लिख दे रहा हूं ये कहां पाया जाता है। ये अगर आपसे पूछा जाए मृत सागर कहां अवस्थित है, इजराइल में अवस्थित है। तो इसकी जो लवणता है इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता यहां मौजूद है, यानी 340 ग्राम प्रति लीटर यहां पर लवणता जो है इसमें मौजूद है। और यहां पर कोई भी व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है छठवें का सी वाला। 7वां प्रश्न है अब आपका, जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष कौन सी तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, 22 मार्च। देखिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए आपका विश्व जल दिवस के रूप में इसको दिन को मनाया जाता है। 20 मार्च जो आपका है ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस डे से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो आपकी विश्व खुशहाली दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन एक और दिवस है, वो दिवस भी मैं बता दे रहा हूं आपको। इस दिन को घरेलू जो चिड़िया होती है, घरेलू गौरैया जिसको बोलते हैं, गौरैया चिड़िया, तो वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में भी इसको मनाया जाता है। देखिए ये स्पैरो डे कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार आया भी है। तो विश्व गौरैया दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। 21 मार्च जो है आपका ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपका जो वन दिवस है इसके रूप में इसको मनाया जाता है। 23 मार्च आप जानते हैं, 23 मार्च को भारत में, इंडिया की बात हो रही है ये, 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोगों का जो कंसर्न था वो 7 में के डी ऑप्शन से है। हालांकि आपको ये भी पता होने चाहिए, अक्सर करके जो वर्ल्ड स्पैरो डे है ये पूछ लिया जाता है। 8वां प्रश्न है अब आपका, महासागरीय परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, ताल एवं झील के गतिमान जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा शांत रहता है। सेकंड है, महासागरों की गतियों के 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराएं। देखिए यहां पर पहला वाला ऑप्शन गलत है। आप लोग जानते हैं ताल का जल है या झील का जल है ये गतिमान नहीं होता है, बल्कि क्या रहता है, ये शांत रहता है। जबकि इसके उलट जो आपके महासागर होते हैं, महासागर का जो जल होता है वो शांत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, वो गतिमान होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। देखिए महासागरीय जो जल है इसमें गति के 3 कारण हैं। कौन कौन से कारण, प्रमुख कारण हैं? एक तो तरंगें हैं आपकी, दूसरा ज्वार भाटा है, तीसरी धाराएं हैं। इनकी वजह से महासागरीय जल गतिमान होता है। ये आपके 3 बेसिक कारण यहाँ पे बताए गए हैं। हालांकि आपको जब 11th-12th में जाएंगे तो और डिटेल में कुछ कारण और यहाँ पे जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी इस लेवल पर 7th के लेवल पर यही 3 कारण काफी हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 8वें का बी वाला। तो आंसर होगा यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला, यानी कि बी। 9वां प्रश्न है अब आपका, यहाँ पर नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कथन कारण से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कथन है, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगें कहते हैं। कारण क्या है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगें उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। महासागरीय जल जो आप उठता और गिरता देखते हैं, बार बार आप देखते हैं लहर आ रही है गिर रही है, लहर आ रही है गिर रही है, तो इनको तरंग कहते हैं। समुद्री यानी समुद्र के जल को तरंगी बोलते हैं। इनमें तरंग आने की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं, उसके उत्पन्न होने का रीजन बताया गया है कि ये पवन की वजह से होती है, हवा की वजह से तरंगें उत्पन्न होती हैं। हवा जितनी तेज होगी, हवा जितनी तेज पानी पर बहेगी, तरंगें उतनी तेज होंगी। तो यहाँ पर कारण भी सही है, कथन और कारण यहाँ पर दोनों सही हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 10वां प्रश्न है अब आपका, सुनामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, सुनामी कोरियाई भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगें, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सेकंड है, समुद्र में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगों को सुनामी कहते हैं। देखिए सुनामी जो है ये कोरियाई भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि ये जापानी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पोताश्रय तरंगें। क्योंकि जब सुनामी आती है तो जो भी आपके पोताश्रय या जहाज वगैरह होते हैं ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी की जो कह सकते हैं, सुनामी कौन सी लहर को सुनामी कहा जाएगा, तो ऐसा सब लोगों ने मिलकर माना है कि 15 मीटर से अधिक की तरंगें होंगी तो उनको सुनामी माना जाएगा।
हालांकि अधिकतम इसकी जो ऊंचाई मापी गई है वो 150 मीटर तक मापी गई है, यानी कि सुनामी तरंगों की अधिकतम ऊंचाई 150 मीटर तक काउंट की गई है, लेकिन 15 मीटर से ऊंची होनी चाहिए तो इसे सुनामी में शामिल किया जाता है। समुद्र में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगों को सुनामी कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड का जो आपका 10वें का आंसर सेकंड वाला सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल सेकंड। 11वां प्रश्न है, 2004 में आई सुनामी में भारत का इंदिरा पॉइंट डूब गया था। इंदिरा पॉइंट कहां पर अवस्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार में। देखिए हमारा जो दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है, या बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल अंतिम या दक्षिण का जो अंतिम बिंदु है वो पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट के रूप में जाना जाता है, और ये आपका निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान और निकोबार में निकोबार द्वीप समूह पर यह पॉइंट पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु हमारा निकोबार पर स्थित है। तो यहां पर सही आंसर है 11 का डी वाला। अच्छा, आपको कमेंट में एक बात और बतानी है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, हमारा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इसके अलावा हमारा सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, यह कमेंट में आपको बताना है। यह आपको टास्क दे रहा हूं मैं। 12वां प्रश्न है अब आपका, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या समुद्री जलधाराएं। देखिए जो ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा आने का रीजन ये है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो है ज्वार भाटा आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 12वें का सी वाला, यानी सूर्य और चंद्रमा के कारण हमारी पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा का मतलब क्या है? समुद्र का जल जो है स्तर ऊंचा हो जाए या फिर नीचा हो जाए तो इसको ज्वार या भाटा के रूप में जानते हैं। 13वां प्रश्न है अब आपका, ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सत्य है। पहला है, दिन में 2 बार नियम से महासागरी जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सेकंड है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे भाटा कहते हैं। अगला है, जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तब उसे ज्वार कहते हैं। देखिए दिन में 2 बार नियम से महासागरी जल का जो उठना और गिरना है इसको ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है। सेकंड वाला जो आपका कथन है ये गलत है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठ जाता है तो उसको भाटा नहीं कहते हैं, बल्कि उसको क्या कहेंगे? उसको ज्वार कहेंगे, ना कि उसको भाटा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है। इसी प्रकार से तीसरा वाला भी उल्टा लिखा हुआ है। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, एकदम पीछे हटता चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को ज्वार नहीं कहते हैं बल्कि उसको भाटा कहते हैं। तो यहां पर आपका सही वाला ऑप्शन जो है वो 13वें का केवल ए वाला है, केवल 1। 14वां प्रश्न है अब आपका, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? पहला है, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, जब महासागरीय सतह का तापमान उच्च होता है, या जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं। देखिए बृहद ज्वार आने का कारण क्या है कि जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय पृथ्वी पर बृहद ज्वार आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका 14वें का बी वाला। 15वां प्रश्न है, बृहद ज्वार किन दिनों में आते हैं? यह पूछा गया। पूर्णिमा, अमावस्या, दोनों दिनों में, या प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में। देखिए जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाई टाइड यानी कि उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और इस समय आप देखेंगे कि काफी ऊंचे ऊंचे ज्वार आएंगे, यानी बृहद ज्वार आते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15वें का सी वाला, दोनों दिनों में, पूर्णिमा और अमावस्या में। 16वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर असत्य है, गलत कौन सा है? पहला है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उच्च ज्वार आते हैं। सेकंड है, जब चंद्रमा एवं सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं तब निम्न ज्वार भाटा है। समकोण का मतलब क्या है कि ये पृथ्वी है, ये आपका सूरज है और ये आपका ऊपर चंद्रमा हो गया। ये समकोण वाली सिचुएशन बन जाती है ऐसे करके। अब इमेज में मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है और जल में उच्च ज्वार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह से जब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी समकोण वाली अवस्था में होते हैं तो यहां पर लो टाइड हमें देखने को मिलते हैं। निम्न ज्वार या लघु ज्वार जिसको कहते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहां पर ना तो पहला गलत है और ना ही
दूसरा गलत है। तो 16वें का आंसर होगा आपका डी, ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा। ये देखिए सिचुएशन है, ये आपकी जो है लो टाइड वाली है, यानी जो लो टाइड वाली सिचुएशन हम बोलते हैं, लघु ज्वार भाटा वाली, ये वो वाली सिचुएशन है। इसके अलावा ये बृहद ज्वार वाली है, यानी आप देख पा रहे हैं ये तीनों एक सीध में है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी या फिर सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, आप देख पा रहे हैं ये एक सीध में है, तो यहाँ पर बृहद ज्वार आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी जो सिचुएशन है ये 90 डिग्री वाली सिचुएशन है, यानी कि समकोण वाली सिचुएशन हमें बोली जाती है, लघु ज्वार भाटा वाली। 17वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ उच्च ज्वार से होते हैं? उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं, इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। देखिए उच्च ज्वार जो होते हैं ये नौ संचालन में इसलिए सहायक होते हैं क्योंकि जब जलस्तर बढ़ जाता है तो जो बंदरगाह वगैरह है उन पर जहाज बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। और जब समुद्र में जो उच्च ज्वार आता है उससे क्या होता है, मछलियां भी तट के समीप आ जाती हैं, इसकी वजह से मछुआरे इनको आसानी से पकड़ पाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। इनके उपयोग से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। देखिए जो इनमें आप देख रहे होंगे लहरें बार बार आती हैं, जल उठता है गिरता है, तो यहाँ पर इसकी मदद से जल भी जो है विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। और इस प्रकार की जो विद्युत उत्पन्न की जाती है वो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में और गिनी जाती है। हमारे भारत में खंबात की खाड़ी में इस प्रकार के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन भी सही है। यहाँ पर तीनों ही कथन सही है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है अब आपका, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा है? पहला है गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रभावित होती हैं। सेकंड है ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। थर्ड है आपका लैब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधाराएं होती हैं। सेकंड है डी वाला है महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। देखिए महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं और ये धाराएं जो है आपकी गर्म या फिर ठंडी हो सकती हैं, यानी या तो गर्म हो सकती हैं या फिर ठंडी हो सकती हैं। तो सामान्यतः गर्म जो महासागरीय धाराएं हैं ये आपकी भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर ये प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। वहीं जो ठंडी धाराएं होती हैं ये ध्रुवों पर या उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर ये प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी सही है। आपकी मैंने बताया था कि दो तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। इसमें जो लैब्राडोर वाली धारा है ये आपकी एक कोल्ड वेव है, यानी ठंडी वाली धारा है। वहीं इसमें एक गल्फ स्ट्रीम करके एक धारा है, तो ये आपकी गर्म धारा है, यानी गल्फ स्ट्रीम की जो धारा बोली जाती है ये हॉट है, यानी गर्म वाली है। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन जो है ये गलत हो जाता है, यानी कि लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जल धाराएं होती हैं। तो महासागरीय धाराएं जो हैं वो किसी क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं, यानी ये उसके जो तापमान है उसको भी प्रभावित वहां पर करती हैं। तो यहाँ पर डी वाला भी सही है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन असत्य है, तो आंसर होगा आपका सी वाला। 19वां प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है? पहला है वह क्षेत्र जहां शीत जलधाराएं बहती हैं, वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं। अगला है वह क्षेत्र जहां गर्म जलधाराएं बहती हैं, या समुद्र का वह क्षेत्र जो विषुवत रेखा के आसपास होता है। देखिए जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। खास करके आपके जो जापान है और अमेरिका के कुछ जगह हैं, यानी उत्तर अमेरिका के पूर्वी तटों के आसपास कुछ जगह हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि ये क्षेत्र जो है गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी मछलियां पकड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर 19वें का होगा बी वाला, वह क्षेत्र जहां गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं। 20वां प्रश्न है अब आपका, हम्बोल्ट की जलधारा कहां बहती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। देखिए हम्बोल्ट की जलधारा एक ठंडी जलधारा है, यानी कि ध्यान देना ये एक कोल्ड वेव है, और ये जो धारा है आपकी ये साउथ टू नॉर्थ बहती है, यानी कि कहां से कहां तक, दक्षिण से लेकर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर इस तरह से बहती है, ठंडी जलधारा है। और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। पेरू जो आपका देश है, पेरू देश है, तो पेरू के निकट ये बहती है
और इसी वजह से इसको जो है पेरू की धारा या फिर हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जानता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पेरू की जलधारा कहाँ स्थित है तो आप बता देंगे, यानी कि हम्बोल्ट की जलधारा का ही नाम पेरू की जलधारा भी बोला जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 20 में का डी, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। 21वां प्रश्न है अब आपका, फॉकलैंड की जलधारा कहां बहती है? ये आपको बताना है कि फॉकलैंड है, इसकी जलधारा ये कहां बहती है? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर, या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। देखिए फॉकलैंड की जलधारा ये भी एक शीत धारा है, ठंडी जलधारा है, और ये आपके अर्जेंटीना से होकर ऊपर ब्राजील की तरफ जाती है, और ये भी आपके कहां पर? दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। तो यहां पर 21वें का सही आंसर है आपका बी वाला, यानी कौन सी वेव है? ये कोल्ड है, ये ठंडी जलधारा है। 22वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सी महासागरीय ठंडी जलधाराएं नहीं है? यानी यहां पर कुछ आपकी ठंडी जलधाराएं शामिल हैं और कुछ गर्म जलधाराएं शामिल हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी जलधारा ठंडी नहीं है, तो वो आपका बाद में सही आंसर होगा। कैलिफोर्निया धारा, ब्राजीलियन धारा, बेंगुला धारा, अलास्का धारा, ओयाशिबो धारा। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 बाई 1 यहां पर कैलिफोर्निया धारा। देखिए कैलिफोर्निया धारा क्या है? जो आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर, नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, तो उसमें उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली धारा है, नॉर्थ टू साउथ जो बहती है, और ये आपकी कैसी? एक कोल्ड वेव है, यानी कि एक ठंडी जलधारा है। ब्राजीलियन धारा की बात कर लेते हैं। देखिए ब्राजीलियन धारा क्या है? ये ब्राजील जो देश है उसके समीप बहती है, यानी कि दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर, साउथ अमेरिका के ये पूर्वी तट पर बहती है। और ये धारा कहां से कहां तक ये जो बहती है, ये बहती है आपकी, ये भी नॉर्थ से लेकर साउथ तक बहती है, और ये आपकी एक हॉट यानी कि गर्म जलधारा है। बेंगुला जलधारा, बेंगुला जलधारा जो है ये आपका पश्चिमी वायु अपवाह है। जब ये घूमकर जो है इस तरह से घूम जाता है, और घूमने के उपरांत जो आपका दक्षिण अफ्रीका वाला भाग है, दक्षिण अफ्रीका का पश्चिम वाला भाग है, वहां के समीप से होकर ये गुजरती है, और ये एक प्रकार की आपकी जो है ठंडी जलधारा है, यानी कोल्ड वेव है। अभी मैं आपको सब कुछ मैप पर दिखा दूंगा। अलास्का धारा, अलास्का धारा जो है आपका ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह से निकली हुई एक धारा है, और ये आपकी जो है एक हॉट वेव है, यानी गर्म जलधारा है। ओयाशिबो धारा, ओयाशिबो जो धारा है ये जापान के निकटतम जो है जो द्वीप है वहां से बहती है, और उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ये, तो ये आपकी कैसी है? ये ठंडी जलधारा है। तो यहां पर आपका सही आंसर बता दे रहा हूं, यहां पर आपके देखिए कोल्ड वाले कौन कौन से हैं? कैलिफोर्निया कोल्ड है आपका, बेंगुला कोल्ड है, और ओयाशिबो कोल्ड है। ब्राजीलियन कोल्ड नहीं है, और अलास्का धारा कोल्ड नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए, यानी 2 और 4। 23वां प्रश्न है अब आपका, निम्न में से कौन सी महासागरीय गर्म जलधाराएं नहीं है? तो यहां आपको बताना है कौन सी इसमें गर्म जलधारा नहीं है। सबसे पहले क्यूरोसिवा धारा की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्यूरोसिवा धारा जो है आपकी, जो आपका एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये धारा बहती है, और ये आपकी एक हॉट वेव है, यानी कि ये आपकी जो बहती है साउथ टू नॉर्थ बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ऑगलास या फिर अगलुहास की जो धारा बोलते हैं, ये आपका जो साउथ अफ्रीका है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, साउथ अफ्रीका, उसके बगल में मेडागास्कर वगैरह है, तो वहां से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है ये, और ये भी आपकी कैसी? एक गर्म जलधारा है। इसके अलावा पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, जैसा कि नाम से ही लगा हुआ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, ये आपकी एक ठंडी जलधारा है, यानी कि कोल्ड है। कैम्ब्रिज धारा, कैम्ब्रिज धारा जो है आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां से ये बहती है। सहारा मरुस्थल के बनने का एक बड़ा कारण आपकी कैम्ब्रिज धारा भी है, यानी ये भी आपकी कोल्ड वाली है। सहारा मरुस्थल जो आप देखते हैं उसके बनने का सबसे बड़ा कारण ये कैम्ब्रिज धारा ही है। इक्वाडोर विपरीत धारा, देखिए इक्वाडोर की जो विपरीत धारा है ये भी आपकी एक गर्म धारा है, ये भी आपकी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से निकलती है, और ये भी आपकी कैसी है? ये एक गर्म जलधारा है। तो यहां पर आपका क्यूरोसिवा जो है गर्म है, ओगलहास भी जो है गर्म है, इसके अलावा इक्वाडोर गर्म है। ठंडा कौन कौन सा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा और कैम्ब्रिज धारा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 23 में का सी वाला, 3 और 4।
देखिए मैं आपको ये धाराएं पूरी दिखा देता हूं और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता देता हूं जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। देखिए एक नियम है और उस नियम के तहत ये कहा जाता है कि किसी भी महाद्वीप के, देखिए पहले तो दिशा का ज्ञान मैं फिर से दे रहा हूं यहाँ पर, इधर आपकी ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका साउथ होता है। यहाँ ये बताया गया है कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी धारा पाई जाती है, यानी कोल्ड वेव पाई जाती है। आप अपने इसमें देख लीजिए, देखिए चाहे दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट हो, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ठंडी जलधारा आपको मिलेगी, हम्बोल्ट की पेरू धारा। इधर भी आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में भी कैलिफोर्निया धारा ठंडी जलधारा है। इधर भी आप देख रहे हैं ये बेंगुला या वेनेजुएला की धारा इसको बोलते हैं, साउथ अफ्रीका की तरफ, ये भी ठंडी है। कैनरिज की धारा ये भी आप ठंडी देख रहे हैं। यानी आप ये देख पा रहे हैं जो आपकी किसी भी महाद्वीप का जो पश्चिमी वाला भाग है, पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर हमेशा ठंडी जलधारा आपको मिलेगी। वहीं पूर्वी भाग में आप देखेंगे गर्म जलधाराओं का प्रभाव होता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, किसने कहा है, कौन सी वैज्ञानिक ने बताया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, यहाँ पर नहीं बताएंगे। यहाँ पर हमने केवल आपको एक क्लू दे दिया है जिससे कि आप आइडेंटिफाई आसानी से कर पाए। तो यहाँ के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। 24वां प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आपकी अभ्यास प्रश्नावली से लिए गए हैं। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, क्या कहलाता है? ये प्रक्रम आपका जल चक्र कहलाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 24वें का ए वाला। 25वां है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, दोनों में से कोई नहीं। देखिए अभी आपको बताया था कि जो आपकी गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं ये खास करके भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर या फिर उच्च अक्षांशों की ओर ये प्रवाहित होती हैं। तो यहां पर आपका 25वें का सही आंसर है बी वाला। 26वां प्रश्न है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है, ये ज्वार भाटा कहलाता है। तो सही आंसर है 26वें का ए। अब देखिए यहां पर 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। कैस्पियन सागर वास्तव में एक विशालतम झील है। ज्वार भाटा जल में अधिक जो आवधिक चढ़ाव उतार, ये ज्वार भाटा है। सुनामी तीव्र भूकंपी तरंगें जो होती हैं इनको सुनामी कहते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं। तो यहाँ पे जल चक्र को आप निकाल दीजिए, केवल इन सबके सामने इनके आंसर लिखे हुए हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, एटलीस्ट वीडियो को कम से कम 4 से 5 लोगों को लाइक शेयर करवा कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो आप लोग ऐसा करवाएंगे आगे से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।